दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा एंड टाइप ऑफ कैटेगरीज। सबको ऑस्ट्रेलिया जाना है, सेटल होना है, मगर ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास कैटेगरी चलती है और बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है वो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज होता है, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है और जो डिफरेंट डिफरेंट जो सब क्लास है वो बहुत ज़्यादा सब क्लास दिए गए हैं और टारगेट ओरिएंटेड सब क्लास डिज़ाइन किए गए हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शायद ये वीडियो से उनका जो कंफ्यूजन है वो मैं कहीं ना कहीं दूर कर सकूं और थोड़ा क्लैरिटी हो, वो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड रही बात, तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर अभी थोड़ी डिफिकल्ट है। परमानेंट रेसिडेंसी ये लोग देते नहीं है, टारगेट ओरिएंटेड स्किल्ड पीपल को ही वो लोग पीआर देना चाहते हैं। और जो नॉर्थन टेरिटरी है, मतलब जो अंडर डेवलपमेंट जो भी लोकेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे लोकेशन पे जिस बंदे की जरूरत है उन्हीं लोगों को वो लोग बेसिकली इनवाइट करना चाहते हैं एज अ पीआर या तो फिर वर्क परमिट या जो भी है। मतलब क्योंकि जो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, वहां पे वो लोग बुलाना नहीं चाहते हैं। दिस इज द करंट सिनारियो अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों चालू करते हैं। इफ यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया टू वर्क, यू विल नीड अ वीजा। ऑब्वियसली वीजा चाहिए that suits the work you intended to do. We have work visas for skilled worker, people participating in specific activities. कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे वर्किंग हॉलिडे मेकर्स एक कैटेगरी है, एंड हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर वो एक अलग कैटेगरी डिजाइन की गई है। ट्रेनीज शॉर्ट टर्म कैटेगरीज आती है। वो सारी कैटेगरीज का मैं क्लैरिफिकेशन आगे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल, सपोज आप वहां पे कुछ बिजनेस की डील के लिए जाना चाहते हैं या तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। ऑस्ट्रेलियाज ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको नहीं मिलते हैं, तो उनकी वजह से भी उनको कैटेगराइज किया गया है। तो वो धीरे धीरे सारा क्लैरिफिकेशन आगे होगा। इफ यू नीड स्पॉन्सर्स टू बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ वर्क वीजा, यू कैन फाइंड स्पॉन्सर्स योरसेल्फ। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो सामने आपको स्पॉन्सर्स चाहिए। वो स्पॉन्सर्स के बिना आप वर्क परमिट एलिजिबल मतलब आप नहीं अप्लाई कर सकते। और यू कैन पुट इन एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग स्किल सिलेक्ट। उसकी बात मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूं। वो वीडियो की लिंक ऐसा हो तो मैं शेयर कर दूंगा नीचे, तो आप उनको पहले देख लेना। द फॉलोइंग वीजाज आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स हु आर क्वालिफाइड टू वर्क और ट्रेन इन एलिजिबल स्किल ऑक्यूपेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैन मीट ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स। तो जो लोगों के पास कोई भी छोटा मोटा जो स्किल्ड है और उनको या तो फिर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेना पड़े वहां पे, क्योंकि देखो दोस्तों, हर एक कंट्री का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे हमारे देश में ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो काम होती है वो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी मेडिकल पे चले जाओ, तो मेडिकल पे कोई भी आपको छोटा मोटा पेन हो रहा है या कुछ भी है तो वो मेडिकल वाला बंदा आपको दवाई दे देता है। वहां पे ऐसा नहीं होता है। विदाउट डिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स की साइन के बिना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना आपको कोई भी दवाई नहीं देगा। तो ये है मामला। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है वो सारी बॉडीज अपने तरीके से काम करती है। अभी एक कैटेगराइज के बारे में ये आपको सामने दिखाई देता है कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ENS वीजा, सब क्लास 186 उनका नाम है, उनका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम, जिसको RSMS बोला जाता है। अभी रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम का मतलब क्या है कि जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल है, जो मतलब एरिया है, वो हर एक एरिया में अगर आपको पर्टिकुलर उस एरिया में सेटल्ड होना है और उस एरिया मतलब ऑक्यूपाइड किया गया एक रीजनल लोकेशन है,
तो वो जो लोकेशन है उसमें अगर आपको स्पॉन्सर्ड मिल जाता है तो आपको एक अलग से पॉइंट मिलते हैं। तो वो कैटेगराइज डिफाइन की गई है, दैट इज कॉल्ड द रीजनल स्पॉन्सर्स माइग्रेशन स्कीम। तो वहां पे जो पर्टिकुलर रीजनल जो एरिया है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे जो बंदे चाहिए उस बंदे को इनवाइट करने के लिए और वो पर्टिकुलर कैटेगरीज को फील करने के लिए वहां पे सब क्लास वो जो कैटेगरी है वो 187 कैटेगरी वहां पे लगेगी। स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा। अभी इंडिपेंडेंट वीजा का मतलब क्या हुआ कि जो बंदा किसी का भी उसको मतलब स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, स्किल्ड उसका खुद का इंडिपेंडेंट वीजा कैटेगरी है। ये जो वर्ड्स है ना उसमें मीनिंग छुपा हुआ है, अगर आप गौर से उसको देखेंगे तो सब क्लास 189 कैटेगरी, बट उसमें क्या होगा, दैट इज कंप्लीटली पॉइंट टेस्टेड जो स्ट्रीम है। तो उसमें क्या है कि आपका जो एज होता है, आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो सारा मिला के एक पॉइंट सिस्टम होता है। तो उसको पॉइंट सिस्टम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो एक होता है जिसमें आप अपना सारा डिटेल्स डालेंगे तो उसमें आपका पॉइंट सीधा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये है, दैट इज कॉल्ड 189 कैटेगरी। में बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा, ये एक सब क्लास कैटेगरी है जिसको 190 बोला जाता है। ट्रेनी वीजा सब क्लास, दैट इज कॉल्ड 407 कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्यों बनाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने? वो इसलिए बनाई क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट ओरिएंटेड उनको क्लास डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि वो क्लास के हिसाब से ही वो काम करते हैं। जैसे कनाडा में एनओसी कोड से डिफाइन होता है और कनाडा में प्रोविंशियल डिफरेंट बॉडी अलग तरीके से काम करती है। जैसे अमेरिका में पकड़ लो तो वो जो 26 लेटर्स होते हैं तो उसके हिसाब से वो लोग डिफाइन करते हैं, B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी, F1 कैटेगरी, F2 कैटेगरी। तो वो एक तरीका है हर एक कंट्री का काम करने का। टेम्पररी स्किल्ड शॉर्टेज TSS वीजा सब क्लास 482। अभी इसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर जो पर्सन उनको चाहिए जिनकी स्किल शॉर्टेज है मगर टेम्पररी है। अभी टेम्पररी स्किल शॉर्टेज जो है उसको TSS शॉर्ट में उन लोगों ने जो नाम दिया है उसको TSS बोला जाता है, TSS वीजा सब क्लास 482। टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा सब क्लास 485, दैट इज ग्रेजुएट वर्क वीजा। मतलब आपने वहां पे पढ़ाई की है और पढ़ाई अगर आपने कंप्लीट की है उसके बाद ये कैटेगरीज एप्लीकेबल होगी। स्किल्ड रीजनल वीजा, प्रोविजनल वीजा जैसे 489 सब क्लास। प्रोविजनल मतलब गुजराती में उसको बोला जाता है काम चलाओ, मतलब उसमें कंडीशनल होती है। देयर आर सम प्रोविजनल, वहां पे कुछ कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा तब जाके उसका बेनिफिट्स आप आगे ले सकते हो। The most recent update to the combined list of eligible skilled occupation occurred on 11 March। अभी ही आज हुई 17 मार्च। तो 11 मार्च को ये जो summary of 11 March 2019 changes to the combined list of eligible skilled occupation. The combined list specified the Australian and New Zealand standard classification of occupation। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऑक्यूपेशन की, कोड फॉर ईच ऑक्यूपेशन, वो उसको जो शॉर्ट में बोला जाता है ANZSCO, NZ को स्कोर, मतलब एक शॉर्ट नेम है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द स्किल लेवल ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस नीडेड टू वर्क इन ऑक्यूपेशन विच एक्सक्लूड द यूज ऑफ द ऑक्यूपेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अभी इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं कि जैसे whether the occupation is included on the medium and long term strategic skill। अभी मीडियम स्ट्रेटेजिक स्किल की कैटेगरी में आप आते हो, शॉर्ट टर्म में आते हो या रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हो, वो फिर आपको थोड़ा सर्च करके आपकी कौन सी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको खुद थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरा जो पढ़ाई है, मेरा जो मतलब मेरी जो भी एजुकेशन है, उसके बाद मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। अभी उसकी सारी लिस्ट
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की साइट पे ऑलरेडी है। रीजनल स्पॉन्सर्स माइग्रेशन स्कीम, जिसको RSMS बोला जाता है, RSMS लिस्ट होती है वो। द असेसिंग अथॉरिटी फॉर स्किल असेसमेंट, उसके बारे में मैं ऑलरेडी दूसरे एक वीडियो में बोल चुका हूं। जो डिफरेंट जो असेसमेंट अथॉरिटी है वो ही स्किल का असेसमेंट करेगी, और वो जो स्किल का जो असेसमेंट होगा वो बॉडी के पास आपको जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक तरीका है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और पॉजिटिव असेसमेंट अगर आपकी आ गई तो उसके बाद आप फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप डाल सकते हो। जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज वाइज। टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस in the Australian labor market and regional variations across Australia, the list is reviewed regularly by the Department of Job and Small Business. तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी डिफरेंट बॉडीज हैं ना, मुझे एक बात बहुत वहां की पसंद आई है कि हमारे जो इंडिया में अभी धीरे धीरे जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं। अभी इतने सिंक्रोनाइज नहीं है, जैसे मैंने अपने खुद का जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि इंडिया में जो डिफरेंट जो जॉब, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारी जो रियल इकोनॉमी है वो इकोनॉमी में जो स्किल्ड बंदे जो इंडस्ट्री को चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन पैटर्न है वो डिफरेंट है, एंड जो एक्चुअल जो बिजनेस में जो इंडस्ट्री को जो पर्सन चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। तो ये थोड़ा मामला है, मगर इसके ऊपर अभी बहुत सारी स्कूल्स और कॉलेज उनके ऊपर काम कर रही है। जैसे IIM में पढ़ाया जाता है, उनकी वैल्यू इसीलिए ही है क्योंकि वहां पे जो बंदा तैयार होता है वो लाइव, मतलब जो प्रोजेक्ट की जो लाइव डिटेल के साथ वो काम करता है, और वो जब पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद फिर वो जब इंडस्ट्री में चला जाता है तो इंडस्ट्री में उसको कुछ नया नहीं दिखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सीख के आया होता है। तो दैट इज लर्निंग प्रोसेस। तो वो जो लाइव प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो हमारे इन शॉर्ट राइट नाउ इंडिया में ये फेस कर रही है, पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है। इवन तो मैं खुद वो फेस कर चुका हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन की कहीं पे भी कॉलेज या स्कूल नहीं है, वो आपको खुद सीखना पड़ता है, या तो जिसके पास सीखा है, जिनको आता है उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। अभी ये जो डिफरेंट जो स्मॉल बिजनेस चल रहे हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे ऑस्ट्रेलिया की जो नीड्स है, अभी वो पूरी जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो चेंज होती रहती है। करंट लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्किल ऑक्यूपेशन कैन बी फाउंड इन अ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द रिलेवेंट वीजा प्रोग्राम। तो वो चेंज होता रहता है। तो RSMS ROL list is a separate list of occupation that apply to the regional sponsored migration scheme visa surplus 187। अभी रिमूव्ड ऑक्यूपेशन कौन से रिमूव किए गए हैं? पेंडिंग नॉमिनेशन एंड और वीजा एप्लीकेशन विल नॉट बी एडवर्सली इंपैक्टेड बाय द सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ एनी ऑक्यूपेशन फ्रॉम द स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो जिनमें आपकी एप्लीकेशन चली गई है, अगर वो ऑक्यूपेशन लिस्ट अगर रिमूव की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन चली गई तो वो ऑक्यूपेशन अगर लिस्ट में से चला भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव ऑलरेडी होल्ड स्किल्ड वीजा, अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड वीजा है, यू विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय दिस रिमूव ऑक्यूपेशन अनलेस देयर आर चेंजेस इन योर सर्कमस्टेंसेस which require the lodgement of a new nomination application, in which case you may then be impacted। वो एक अलग मामला है। वो पर्टिकुलर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब उन्होंने सबमिशन कर दिया है और कई रेयर केस में ऐसा बनता है, तो फिर वो आपको फिर से वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दिस इम्पैक्ट में अकर्ड इफ यू आर चेंजिंग योर ऑक्यूपेशन, अगर आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते हो और एम्प्लॉयर चेंज होता है एंड योर ऑक्यूपेशन इज नो लॉन्गर ऑन द कंबाइंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्किल ऑक्यूपेशन, तो फिर वो आपको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। स्किल असेसमेंट, अभी योर स्किल्ड might need to be assessed for the purpose of skilled migration by the relevant assessing authority। वो बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि डिफरेंट जो अथॉरिटीज है उनके पास जाना पड़ेगा।
for the occupation you nominate